आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि कोरोना की कड़ाई अब बढ़ गई है। पिछले 2 साल का, लगभग 2 साल का ये अनुभव रहा है कि बच्चों के काम यही ऑनलाइन पढ़ाई आई, क्योंकि दूसरा विकल्प आपके पास नहीं था। अब जबकि अक्टूबर नवंबर से स्कूल्स पटरी पर आ रहे थे तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन एक बार फिर से खास करके ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है और ये बार बार जिस तरीके से आ रहा है, तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का एक विकल्प है जो कि स्थायी तौर पर अब हमारे साथ रहने वाला है, भले ही वो हाइब्रिड मॉडल के तौर पर रहे या कुछ खास इवेंट्स, कुछ खास मौकों पर हम इसका इस्तेमाल करें। हम इससे कितना दो चार हुए और कितना इसके साथ हमने चलना सीखा, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि एक बार फिर से जब ये मौका आ गया है तो सबको एक ईज मिले और जो एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन है उसको पाटा जाए और समझा जाए कि दिक्कतें क्या है, चुनौतियां क्या है और उससे कैसे निपटा जाएगा। बातचीत के लिए कि आज हमने एक्सपर्ट्स 3 हमारे साथ जुड़े हैं। नमन जैन है, डायरेक्टर सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के, अपर्णा मैगी हैं, प्रिंसिपल रामागय स्कूल की, और लंबोदर राउत हैं, फाउंडर एडुनॉम के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब तक ऑनलाइन पढ़ाई से हमने कितना एडजस्ट किया है और वो कितना हमारे लिए नॉर्मल हो पाया है? अपर्णा जी। नमस्कार। अभी मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हमने किस तरह से मैनेज किया है, हमने कैसे 12th क्लास का रिजल्ट बनाया है पिछले साल, और ये बच्चे जब कल जाएंगे अपना करियर बनाने के लिए तो इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की को अगर अभी हम देखें तो हमारा एक तो मेनली वो हाइब्रिड मॉडल ही हो गया है। जब हम ऑनलाइन भी हैं और हम ऑफलाइन भी हैं, हमारा साल ऐसे ही निकला है। अभी ही कोविड-2 के बाद में कुछ हमें थोड़ा सा हम बेटर हुए थे, हमने स्कूल अभी खोले ही थे और हमने कोशिश ही की थी कि हम बच्चों को एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाना शुरू करें, एक नॉर्मल बातचीत करें उनके साथ में, एक स्कूल में बुलाएं, उनको पता लगे कितने बच्चे हैं नर्सरी क्लास के जिनने लास्ट 2020-21 में एडमिशन लिया होगा और उन्हें अपना स्कूल तक नहीं देखा है आज तक, राइट। और एक बच्चा जब पहली बार लिखना सीख रहा होता है और पहली बार स्कूल के अंदर कोई कविता सीख रहा होता है, उसके लिए एक टीचर की क्या अहमियत होती है। और आज एक पेरेंट ही टीचर बने हुए हैं, फिर भी स्कूल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे ये बोलूँगी कि अपना बेस्ट देने की कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है और ये नॉर्मल क्लासरूम को, एक नॉर्मल फिजिकल क्लासरूम को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो हमें जो नुकसान हो रहा है अभी, उसके लिए हमें कितना आगे कितनी मेहनत करनी है, बस वही दिख रहा है मुझे कि हमें आज हमारे सामने एजुकेशन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे भरोसा है कि हम कर लेंगे, लेकिन बच्चे जिससे गुजर रहे हैं ना, वो जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं उस पर ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमारा मेन कंसिडरेशन होने चाहिए। जी, तो बच्चों पे हम आएंगे और बहुत ही अच्छी जगह पे आपने ध्यान दिलाने की कोशिश की है। एक्चुअली पूरे इशू का कोर यही है कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है और जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस पर उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम स्कूलों का नजरिया समझने की कोशिश करें। नमन जैन जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इसको जो आप लोगों ने जो अडॉप्ट किया अभी तक या आगे जो तस्वीर नजर आ रही है कि इस तरीके से चलना है इस पूरे माहौल में, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, खास करके पेरेंट्स को या आम लोगों को, क्यों स्कूल जो है वही उनके ऊपर सारा दारोमदार है। बच्चों की बात तो है, पेरेंट्स की बात है अपनी जगह, लेकिन स्कूलों की बात भी समझने की जरूरत है। तो स्कूल के सामने क्या चुनौती, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बात आप बताना चाहते हैं बाहर लोगों को? मनोज जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी, मैं अपनी वाणी को 3 एरियाज में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहली है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन और इस केस में इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरी श्रेणी है
इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट्स, कि जो टेस्ट लिए जाते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और तीसरा श्रेणी है फोकस ऑन स्किल्स। मैं स्कूल्स के नजरियों से और पेरेंट्स के नजरियों से, दोनों के नजरियों से इन तीनों एरियाज के ऊपर फोकस करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इनएविटेबल हो गई है। हर किसी को वो ढंग से अडॉप्ट ही करनी पड़ेगी, ना ही सिर्फ कुछ ऑनलाइन क्लासेस को करने के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए, बट टीचिंग और लर्निंग की इफेक्टिवनेस को लाने में भी टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत ज्यादा अहम महत्व हो चुका है। जैसे पहले हमारे लिए टूल हुआ करता था एक ब्लैक बोर्ड या कॉपी या किताब, आज की डेट में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे माध्यम हो चुके हैं बच्चे की लर्निंग आउटकम को और उनकी पढ़ाई की लर्निंग को बेटर करने के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। गूगल वर्ल्ड वाइड ने बहुत अच्छा अपना एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है, गूगल फॉर एजुकेशन, और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं खास तौर से इंडिया में गूगल के प्लेटफॉर्म को एजुकेशन की लर्निंग आउटकम में इंप्रूव करने के लिए, इम्पैक्ट को इंप्रूव करने के लिए। और सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल को हाल ही में एक गूगल रेफरेंस स्कूल को अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 6 में से एक सिल्वर लाइन इज वन ऑफ द 6 स्कूल्स, 6 में से एक स्कूल में है। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर उनको एक छोटी सी स्क्रीन के सामने रख के 3 घंटे के लिए बिठाया जाएगा तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें टीचर्स को ऐसे विकल्प निकालने पड़ेंगे, अपने पढ़ाने के तरीकों को ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चों को एंगेज बेटर तरीके से कर सकें। हमने सिल्वर लाइन में ये प्रॉब्लम फेस करी, तो हम लोगों ने, टीचर्स ने, बच्चों की भरपूर एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए बच्चों को पूरे घर में दौड़ाया। उनको बोला एक काम करिए मम्मी से, आप छोले लेके आइए, आप कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज लेके आइए, और उसके हिसाब से एजुकेशन को इफेक्टिव बनाया गया। मैं दूसरे पड़ाव पे आता हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इस पैंडेमिक के दौरान। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि रादर देन साल के एंड में या सेमेस्टर के एंड में सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे ये जज करना कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा, स्कूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस असेसमेंट को। डेली बेसिस पे पूरे साल जब तक वो क्लास में बच्चे को असेस नहीं करा जाएगा छोटे बाइट साइज असेसमेंट्स के थ्रू, उसमें आज की डेट में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं कि गेमिफिकेशन के थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं, और साथ साथ में हमें ये भी पता होता है कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। दूसरा जो बड़ा एग्जामिनेशन वाला एक मुद्दा है, उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। सारे बच्चों ने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं वो घर पे बैठ के एग्जामिनेशन दिए हैं। उसका मैं बहुत अच्छा तरीका देना चाहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी के ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसमें प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। स्कूल्स की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस को यूज करके एआई के थ्रू पता कर सके कि उस क्लास में जब बच्चा एग्जाम दे रहा है घर पे बैठ के, तो क्या वहां पर कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, या कोई पेरेंट तो नहीं है, या कोई फोन तो नहीं है। साथ साथ में पेरेंट्स की जिम्मेदारी के बारे में बोलना चाहूंगा। पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक पेरेंट्स पे हम आते हैं, नमन जी, आपने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रखने की कोशिश की है बहुत कम समय में, सराहनीय है। आपने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को समझा और पूरा पर्सपेक्टिव में उसको रखा। लेकिन आपने जो बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं लंबोदर राउत जी के पास जाना चाहूँगा। राउत साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, जैसा ये कह रहे थे नमन जी, अब हमें ये मान लेना चाहिए कि चाहे स्थितियाँ जो भी रहें, एडटेक का ज़माना आ गया है और बहुत काम हो रहा है दुनिया में। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे वो एआई मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही हो, वीआर एआर के थ्रू हो रही, उसमें एक बड़ा पार्ट एडुटेक का है। तो क्या हम माहौल क्या आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी किस तरीके से आ रही है और कैसे हम स्कूलों को उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है? नो डाउट। मनोज जी, नमस्कार फॉर इनवाइटिंग मी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उसमें 2 चीजें।
एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है, जैसे थियोरेटिकली क्लासेस होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, स्टूडेंट के लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है, नॉट ओनली चिल्ड्रन के लिए एंड जो अडल्ट स्टूडेंट्स है उनके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल नहीं पा रहा। जो स्किल का हमेशा बात होता है, जो हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसमें स्किल डेवलप तो होता है अप टू सर्टेन लिमिट। जैसे आपने बताया आजकल जो टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिजनेस एनालिटिक, नो डाउट एक टूल के थ्रू काफी लोग स्टूडेंट्स को सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जितना रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपोजर सो कॉल्ड लाइव प्रोजेक्ट या केस स्टडीज में होता है, ये एक चैलेंज है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, नो डाउट प्रॉब्लम्स है तो चैलेंज को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ थियोरेटिकली एलॉन्ग विद जितना प्रैक्टिकल संभव है उसके साथ अगर हम लोग अडॉप्ट हो जाएंगे, क्योंकि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन आवर लाइफ। अगर हमने चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सेस होंगे। बट वन मोर थिंग, आज के टाइम में सबसे बिगेस्ट चैलेंज है स्टूडेंट्स लोग जो डरे हुए हैं, क्योंकि उनको जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन का जरूरत है फ्रॉम पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि पेरेंट्स लोग जो है उनको ही मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको ही सिखाना पड़ेगा सारे न्यू थिंग्स, क्योंकि उनके पास तो टीचर, ठीक है ऑनलाइन तो काफी कुछ सिखा रहे हैं टीचर लोग, आई रियली सैल्यूट ऑल दिस एक्सपर्ट टीचर्स, मेंटर एंड कैरियर काउंसलर। बट जब फिजिकली जो चीजों को समझाया जाता है, अपर्णा जी आप ये बताइए कि जो अभी तक जो बातचीत हमने की है उसमें जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है एक नया सिनारियो वहां पे क्रिएट हो रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करेगी, और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, तौर तरीके बदल गए और जो इंटरेक्शन का लेवल था, जैसी बातें नमन जी कह रहे थे, वो सब कुछ बदल गया। स्किल सेट के लेवल पे टीचर्स और जो भी स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनके स्किल सेट के लेवल पे क्या बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत महसूस हो रही है, और उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? अपर्णा जी। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ये सवाल, हेलो क्या? जी जी हेलो प्लीज। जी 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 ये सवाल आपके लिए अपर्णा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिले। हाँ। जी मैं ये कह रहा हूं कि नए सिनारियों में क्या टीचर्स में और स्कूल से जुड़े हुए लोगों में नए स्किल सेट की जरूरत है, नए स्किल्स की जरूरत है? मनोज जी मैं आपसे बोलूं, हम स्किल सेट की बात करें, नई चीज़ों की बात करें, तो ये जो पिछले 1.5 साल में मैं नमन जी को सुन रही थी, वो सब कुछ जो बता रहे थे, हम 1.5 साल में आई थिंक सारे स्कूल जो कर सकते हैं हम ये सब कर चुके हैं, है ना। नई नई चीज़ें हम सीख चुके हैं, टेक्नोलॉजी आज हर टीचर के पास में है, हर घर में हम पेरेंट को बोल चुके हैं। अब मुझे जो लगता है कि अभी जब हमारे पास में फिर आ रहा है, हमें बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत है मनोज जी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बॉन्डिंग एक पेरेंट और स्कूल के बीच में होना जो है वो हमारी बहुत, ये स्किल हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं वो अब जाकर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि एक बच्चे की मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम पे बच्चे बैठ रहे हैं तो हमें देखना है कि हम किस तरह से हेल्प करें कि बच्चों की आइज़ के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो, वो ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारा इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ में 1-to-1 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लाइफ स्किल है जिसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना है कि किस तरह से हम पेरेंट को बता सकें कि अब जो पढ़ाई हम टीचर कराती थी, आज एक पेरेंट को घर में करानी है, नज़र रखनी है। एग्ज़ाम्स, और वैसे भी हमारा एग्ज़ाम ड्रिवन सिस्टम है, तो एक्चुअली में तो मुझे लगता है हमें एक चांस मिला है कि हम एग्ज़ाम के बिना भी अपने बच्चों को असेस कर पा रहे हैं और सही तरीके से उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो स्किल सेट में हमें जो ज़रूरत है वो हमें वर्कशॉप्स करे हैं हमने और कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स को ये भी है कि आज मैं देखूँ तो टेक्नोलॉजिकली तो टीचर्स बिल्कुल, आप पूछिए मत, बिल्कुल हाईटेक होते जा रहे हैं और काफ़ी हाईटेक हो गए हैं सारे टीचर्स हमारे। सब स्कूलों की यही कहानी है मनोज जी, हर जगह पे यही हो रहा होगा, एक ही जैसी चीज़ है जी। और उसके अलावा लेकिन ये सब है कि कौन से बड़े शहरों के बड़े स्कूलों की कहानियां हैं ये सब। आप देखो एक गांव के अंदर क्या हो रहा है, आप और मैं बस इमेजिन ही कर सकते हैं, है ना, कि जब एक लॉकडाउन हुआ है। जी देखिए अपर्णा जी, एक साथ जो ये जो इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो एक साथ सबके लिए समाधान एक जगह पे ढूंढ पाना संभव नहीं है। जाहिर तौर पे हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं
उसमें वो स्कूल्स और वो पेरेंट्स और वो टीचर्स इन्वॉल्व हैं जिसको हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में वो कम से कम वंचित लोग नहीं हैं, उनके पास साधन संसाधन है। अब ये है कि उन साधनों के साथ वो एक आइडियल प्रेजेंट करेंगे, आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उसको बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और वो एक अलग ही इशू है। लेकिन हम जहां बात कर रहे हैं वो बात मैंने साफ कर दी। अभी यहां पे हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने विद्वान गेस्ट से समझना चाहेंगे कि अब यहां से आगे का रास्ता जो तय करना है उसके लिए उनके पास क्या सुझाव है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। कोरोना की कड़ाई फिर ऑनलाइन पढ़ाई, ये हमारा विषय है और हमारे साथ 3 विद्वान मेहमान हैं जो सीधे तौर पर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बारीकियां हैं उन सबको हम यहाँ सुलझा देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल जो है वो बेहतर हो, यानी जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम से कम हो। लंबोदर राउत साहब, आपके पास आता हूं। सीधा सवाल मेरा, आपके क्या सुझाव हैं यहाँ से आगे जो हम बढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बोलें या बाद में हाइब्रिड या टेक्नोलॉजी जो आ जाएगी, वो सारी चीजें जो आप परसीव कर रहे हैं उसको देखते हुए मोटे तौर पर सलाह आपकी क्या है? मेरा एक चीज कहना है, जैसे टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी सारे स्टूडेंट अडॉप्ट कर रहे हैं। मेजरली जो मेट्रो सिटी का स्टूडेंट्स है, चाहे दिल्ली हो, बैंगलोर, मुंबई हो, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। जो 2 टायर 3 टायर सिटीज में, जो विलेज लेवल में, रूरल एरिया में स्टूडेंट्स है, उनके लिए काफी चैलेंज हो रहा है लाइक ये चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ सोल्यूशन लाना चाहिए, कैसे उनको बेनिफिट मिले। एंड सेकेंडली, स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए फिजिकल क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है,
तो कैसे वर्चुअल चीजें, वर्चुअल कंपनी जैसे के लिए बेनिफिट हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि जब तक स्टूडेंट कोई चीजें पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट ना करे, उसको केस स्टडी लाइव प्रोजेक्ट ना करे, कितना भी थ्योरी पढ़ ले, दैट इज नो यूज। तो इसीलिए तो स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि काफी जैसे टीचर ऑल आर एक्सपेक्टेड टीचर जितना भी है ऑल ओवर इंडिया में, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ टीचर ऐसे भी है उनको भी और ट्रेनिंग का जरूरत है, जैसे और एक टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट हो जाए। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ साथ टीचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टीचर को कैसे नेक्स्ट लेवल में ये टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट किया जाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी नया नया चीज है, जैसे हम छोटा एग्जांपल देता हूं, फार्मेसी या डॉक्टर लेवल जो एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर में तो थ्योरी में कैसे पेशेंट के साथ डील करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे, ये फार्मासिस्ट में भी जी जी, बहुत ही बढ़िया आपके सुझाव हैं। आपकी दोनों बातों को मैं इंडोर्स करता हूं। दूर दराज के लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट पहला सरकार की तरफ से आना चाहिए, दूसरा जब ये इकोसिस्टम पूरा तैयार होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ऐसे बड़े शहरों से, तो वो भी धीरे धीरे परकोलेट करेगा नीचे की तरफ और उसका भी असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा धीरे धीरे। नमन जैन साहब, आपके क्या सुझाव हैं यहां से आगे जो हमें बढ़ने हैं? जैसे राउत साहब ने बहुत ही अच्छी बातें कही, तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या रवैया, क्या एटीट्यूड लेके हमें आगे बढ़ना है, सुझाव क्या है? मिस्टर श्रीवास्तव, जैसे मिस्टर राउत ने और अपर्णा जी ने एक जो बात कही, मैं उसको ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत डिफरेंट टाइप के सीबीएसई अलग अलग बोर्ड्स जितने भी हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे स्कूलों को सहायता मिले। बट मैं स्कूलों के ऊपर भी एक ये बात कहना चाहूंगा कि टीचर्स की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर की लाइफ में उनकी जो बीएड की डिग्री है या उन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव करी, उसके बेसिस पे उनको लर्निंग हो गई, बट जब तक हम टीचर्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे बच्चों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। और उसका सिर्फ एक तरीका है कि अगर हमें कोई भी चेंज लेके आना है स्कूल में तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ साथ में मैं दूसरी एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, पैंडेमिक ने हमें ये रियलाइज करा दिया कि मार्क्स से बढ़कर आज की डेट में स्किल्स की ज्यादा वैल्यू है। मैं स्किल्स का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एडवर्सिटी, प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, ये पैंडेमिक में जिसने सीख लिया वो पैंडेमिक में आगे बढ़ गए। इसको स्कूल लेवल की एजुकेशन पे इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट करी जाए कि टीचर्स अपने लेक्चर्स के अंदर कैसे टीम बिल्डिंग, कैसे लीडरशिप, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स को छोटी ही उम्र के बच्चों से डेवलप करना शुरू कर दें, और वो बच्चे जिससे कि जब आगे बढ़ेंगे और कोई और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल साफ है जैन साहब। आप बहुत ही अच्छे शब्दों में आप अपनी बातों को रख रहे हैं। तो एक नई शुरुआत की बात है जो इन्होंने की। अपर्णा जी, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा। देखिए, आप प्रिंसिपल हैं, तो ये बताइए कि जब हम इसकी बात करते हैं तो आपके मन में एक कौन सी बात आती है जब भी ऑनलाइन क्लास की बात होती है? एक कौन सी बात आती है, आप वो हमें बताएं। सबसे पहले तो मेरे मन में यही बात थी कि ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी आगे, ये भी दिस टू शैल पास है ना। और उसके बाद में हम ये जो चीज़ हमारे सामने ये चैलेंज है, हम इसको भी पार कर लेंगे और इसको भी हम पॉजिटिवली ही करेंगे। हमें अपने बच्चों पे और हमें अपने टीचर्स के ऊपर, टीचर्स किसी भी स्कूल के पिलर होते हैं। मैं नमन जी की बात सुन रही थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाहती हूँ कि टीचर्स पिलर होते हैं। और आज जो हम जिस जगह पे जा रहे हैं, आज जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने बहुत सीखा है 1.5 साल में। और मैं आपको बताऊं, हम बहुत लकी रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिली थी कि हम 16 अगस्त से हमने अपना स्कूल खोला था और हमारे बच्चे कंटिन्यूसली 5 महीने स्कूल में आए हैं। 5 महीने में हमने स्कूल खोला, 2 शिफ्ट में चलाया। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम, हमारा बहुत अच्छा वक्त निकला अपने बच्चों के साथ में। अब हम फिर लॉकडाउन में जा रहे हैं, हम इसके लिए रेडी हैं और हम आगे, मैं इसको बहुत वो देख रही हूँ कि 2 महीने का वक्त है। हम सब पढ़ रहे हैं ओमाइक्रॉन के बारे में, हम जानते हैं कल को एक बेहतर दिन फिर आने वाला है, फिर कल हम अपने बच्चों को स्कूल में रखेंगे जी। और लाइफ जी बहुत अच्छा अपर्णा जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने कार्यक्रम के अंत में अपनी टिप्पणी दी है। अब हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आपको
रोक रहा हूं तो हमारे तीनों मेहमानों की जो राय है वो कुल मिलाकर ये है कि ये एक पूरी तरह से कंप्लीट रीबूट जिसको बोलते हैं उसका समय है, और आप अगर इसको अपनी मर्जी से सोचकर समझकर इसके लिए प्लान करके ये काम करेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अन्यथा ये मजबूरी तो है ही, आज नहीं तो कल आपको उस रास्ते पे आना है। तो जरूरत है नए सिरे से तमाम चीजों को सोचने की, पॉजिटिव होने की, और जैसा अपर्णा जी ने कहा कि पीछे भी हमने सारी चुनौतियों को पाटते हुए आगे बढ़ने का काम किया, तो आगे भी हम इसी एटीट्यूड के साथ बढ़े। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।